नमस्ते दोस्तों। आज से हम देखेंगे सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो इतिहास था। इससे पहले मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल बताया और नवपाषाण काल। पुनः अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक नया चैप्टर जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा। तो ये हमारा जो इतिहास में दूसरा चैप्टर है, इसे हम देखेंगे। मैं आपसे इस बारे में डिस्कशन करूंगा कि ये है क्या, किस तरीके की सभ्यता है। सबसे पहले कुछ सभ्यता से संबंधित लक्षण है इसके। शहरी है, व्यापक वाणिज्य, वाणिज्यिक गतिविधि, अर्थात इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज जो है, एक्टिविटी और लार्ज स्केल पे है। पुनः इनका धर्म था, एक धार्मिक व्यवस्था थी। इसके साथ में आपका टेराकोटा, विभिन्न शिल्प, विभिन्न क्या है, शिल्प अर्थात आर्ट वर्क, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सारे का आपको अध्ययन करना है। क्या क्या कि शहरी सभ्यता है, किस लिए शहर बने, शहर की उत्पत्ति कैसे हुई, अचानक गांव से शहर का, वो भी इतना व्यापक लेवल पे शहर बताऊंगा आपको डिटेल से। पुनः इकोनॉमिक्स एक्टिविटी लार्ज स्केल पे, धार्मिक व्यवस्था का जन्म, किस तरीके के पूजा पाठ का तरीका था, मूर्ति पूजा थी नहीं थी, और क्रियाकलाप क्या थे। फिर टेराकोटा क्या होता है, विभिन्न शिल्पकृति किस तरीके की थी, डाइवर्सिफाइड जो आर्ट्स वर्क हैं किस तरीके के थे, और इंटरनेशनल ट्रेड, और अंत में इसका पतन। पुनः इसमें एक छूट गया, जैसे मुद्रा। अगर ट्रेड है तो मुद्रा भी होगी, करेंसी भी थी, तो किस तरीके से। यही सिंधु सभ्यता का पढ़ना है आपको कि नवपाषाण काल से अचानक एक ऐसी सभ्यता का जन्म हुआ जो इतिहास में सिंधु सभ्यता कहलाता है। उसके जैसा जो शहरीकरण था, आज तक भारत में इस तरीके का शहरीकरण नहीं हुआ है। तो अपने आप में ये क्या है, एक अद्भुत सभ्यता है। तो मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा एक मैप के जरिए। क्या सिंधु सभ्यता के साथ साथ में विश्व में और कोई सभ्यता थी इसके पैरेलल में? तो विश्व में एक साथ में 4 सभ्यताओं का जन्म हुआ है। टाइम पीरियड थोड़ा सा अप एंड डाउन है, 100-200 साल का अंतर है। तो एक मैप के जरिए देखेंगे और उनका भौगोलिक क्षेत्र, ऐसी कौन सी 4 सभ्यताएं हैं विश्व के। ये है आपके सामने एक वर्ल्ड मैप का खाका। विश्व में 4 अलग अलग सभ्यताएं कहाँ पे हैं, पहले इस चीज को नोटिस करिएगा आप। ये है आपका मिस्र देश, इजिप्ट, यहाँ पे नील नदी है, तो नील नदी की सभ्यता, इसे हम बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। एक सभ्यता है आपकी अफ्रीका कंटिनेंट में, सिंधु के पैरेलल में, इसका नाम है इजिप्ट। मिस्र की सभ्यता अर्थात नील नदी की सभ्यता। पुनः ये आपके फारस की खाड़ी है, यहाँ पे दजला फरात नदी, 2 नदी हैं। इसके बीच में है आपका मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता।
अर्थात करंट में ये देश है इराक, जिसकी राजधानी है बगदाद। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, दो नदी दजला और फरात, दजला व फरात, इसका जो यूनानी नाम है यूफ्रेटस एंड टिग्रिस, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। पुनः एक है चीन में, चीन की सभ्यता, ये हवांगो नदी। तो यहाँ पे है चीन की सभ्यता। और भारत में ये है सिंधु नदी, तो सिंधु सभ्यता। इस तरीके से ये चारों सभ्यता एक दूसरे के पैरेलल में है, समानांतर में है, सभी शहर पे आधारित सभ्यता है। अर्थात शहरीकरण, ट्रेड, व्यापार, वाणिज्य मार्गों का अच्छे से विकास था, वेल कनेक्टेड थे। तो नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, अवांगो नदी की सभ्यता, इनका कालक्रम क्या है? तो मोटे तौर पे आप बोलेंगे 3500 से लेके आपका 2500 साल तक। इसमें सिंधु सभ्यता का अलग काल मैं आपको अलग से बता दूंगा कि सिंधु सभ्यता का पीरियड क्या था। बस याद रखिए पैरेलल में चार सभ्यता अलग अलग नदी की घाटी में उभरी। ये सब शहरी सभ्यता थी। पहले के जो आदि मानव थे धीरे धीरे क्या थे, पशुपालक बन गए। उसके बाद कृषि करने लगे। कृषि के बाद क्या था, शिल्प कृति का विकास हुआ, विभिन्न धातुओं का प्रयोग करने लगे। और जब धातुओं का प्रयोग करने लगे तो उसके फल से प्रोडक्शन और बढ़ा, किसका, एग्रीकल्चर का। और मास लेवल पे जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते थे। जब जनसंख्या अधिक हुई तो शहरीकरण बढ़े। ये है शहरीकरण का कारण। आखिर ऐसा क्या था नदी में, इन नदियों की घाटी में कि शहर। देखिए ये है नील नदी, ये डेल्टा बनाती है अपने मुहाने पे। अर्थात नील नदी भूमध्य सागर में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। बार बार इस क्षेत्र में क्या है, बाढ़ आते हैं। नदी अपने मुहाने पे क्या है, पानी की भारी मात्रा लाती है, साथ साथ में अवसाद लाते हैं। जो सेडिमेंट्री है उसका एक परत चलते जाता है, फल से जो भूमि रहती है उसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी भी है। पानी के साथ क्या है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं मृदा में, वो अपने आप आते हैं। और वो वाला पूरा लैंड क्या है, एग्रीकल्चर वाला, उपजाऊपन वाला रहता है। फलस्वरूप ये नील नदी है, नील नदी का जो डेल्टा है, यहाँ पे समृद्ध कृषि होती थी। तो कपास की कृषि होने लगी, गेहूं की कृषि होने लगी, जौ उगाने लगे। पुनः ठीक इसी तरीके से ये वाला डेल्टा बेल्ट है मेसोपोटामिया का, एग्रीकल्चर से संपन्न इलाका। पुनः हवांगो नदी जो चीन की नदी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होने लगे। और सिंधु नदी, ये पूरा बेल्ट जो था एग्रीकल्चर से संपन्न इलाका था। तो सिंचाई कार्य नहीं करना था, अपने आप बाढ़ आ रहे थे, मृदा उपजाऊ थी। उपजाऊ मृदा होने के कारण प्रोडक्शन बढ़ा, कृषि जो था सरप्लस में होने लगा, अर्थात मास लेवल पर जनसंख्या को खिलाने के लिए इनफ था। फलस्वरूप कुछ लोग जो थे स्वतंत्र हो गए। किस चीज में स्वतंत्र हो गए, कार्य करने में। वो श्रम की जगह मानसिक रूप से दक्ष और कुशल हुए। यही कुशलता शहरीकरण का कारण बनी। तो क्या था, कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो गए, अपने मस्तिष्क का और विकास किए, कुशलता बढ़ी, सोचने समझने की दक्षता बढ़ी। फलस्वरूप तो ये बलूचिस्तान वाला पूरा इलाका है। यहाँ पे लोग क्या थे, पहले खाना बदोश थे। इसके बाद धीरे धीरे ट्रांजिशन पीरियड से गुजरते हुए एक लंबा सफर तय करते हुए शहर की ओर पहुंचे। कैसे, इसको आप ऐसे लिखेंगे बलूचिस्तान वाले इलाके को, पहले खाना बदोश, खाना बदोश। इसके बाद क्या था ये, तो पशुपालक बने। पुनः पशुपालक से पशुओं के संपर्क में आने के बाद इन्होंने कृषि करने लगा। ये कृषि किए, कृषि से गांव, गांव से छोटे कस्बे, और कस्बे से शहरों का निर्माण हुआ। अर्थात ये जो शहरी सभ्यता है, एक लंबा ट्रांजिशन पीरियड से गुजरते हुए 7000, जो आपका ये पशुपालक है, 7000 के आसपास शुरुआत हुआ। और शहरीकरण आते आते समय लगा मिच्योर पीरियड में 2500 बीसी तक। तो 7000 से 2500 बीसी तक लंबा ट्रांजिशन पीरियड, इससे गुजरते हुए किस तरीके से पशुपालक कृषि गांव, कस्बे और शहर की ओर माइग्रेट हुए। देखिए मेहरगढ़ यहाँ है, ध्यान से मैप में, मेहरगढ़,
मेहरगढ़ जो है कहाँ पे है, तो बोलेंगे ये पाकिस्तान में है। इसके आसपास जो है कुछ जो जियोग्राफिकल टैगिंग करना होगा आपको, जैसे क्वेटा की घाटी, पुनः लोरलाई की घाटी, लोरलाई की घाटी, और बोलन दर्रा। यहाँ पे कौन सा दर्रा है, बोलन दर्रा। तो ये बोलन दर्रा अर्थात यहाँ पे जो है पहाड़ है। दो पहाड़ का नाम याद रखिए, किर्थल श्रेणी और इसके बाद है सुलेमान श्रेणी। तो किर्थल श्रेणी और सुलेमान श्रेणी क्या है, इनके बीच में एक बोलन दर्रा है। एक्चुअली में जो बोलन दर्रा या हिंदू कुश को ये किर्थल सुलेमान श्रेणी से अलग करता है। इसके ईस्ट ओर में हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश, कुश बोलेंगे। तो इनके बीच में एक बुलंद दर्रा, और ये पूरा क्या है आपका जो बलूचिस्तान है, शुष्क इलाका है, एक पर्वत इलाका है जहाँ वर्षा कम होते हैं। तो धीरे धीरे लोग क्या थे, पशुपालक बने थे और कृषि करने लगे थे। तो कृषि का प्रोडक्शन कम होता था क्योंकि पानी की कमी थी, जो मृदा थे वो उपजाऊ नहीं थे। और मेहरगढ़ जो था 7000 ईस्वी के आसपास गांव के रूप में बदल चुका था। तो यही लंबा ट्रांजिशन पीरियड था कि मेहरगढ़ की जनसंख्या अधिक हुई। मेहरगढ़ के लोग जो थे बलूचिस्तान को छोड़ के, ये जो सिंधु नदी इसके जस्ट इस साइड में पूरा एक बेल्ट है, सिंधु का मैदान। तो सिंधु का मैदान थार मरुस्थल के बीच में, अर्थात बोलेंगे आप बलूचिस्तान और जो थार मरुस्थल है इनके बीच में जो है सिंधु का मैदान था। लोग इस ओर माइग्रेट हुए, कहाँ से, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ की जनसंख्या बढ़ी, इसी ओर नहीं गए ये अपने ईस्ट साइड नहीं, साथ साथ में क्या थे, ये ईरान की ओर भी गए, इधर से तुर्कमेनिस्तान की ओर गए। अर्थात इनका जो माइग्रेशन था वो सभी दिशा में हुआ, कितना, 3500 सालों के आसपास में। और फिर से ये उपजाऊ मैदान में जब आ गए, सिंधु के मैदान में, तो एक सभ्यता का जन्म हुआ। इसे ही हम बोलते हैं सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसे। अब यहाँ पे काफी सारे शहरों का नाम आपको याद करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि सिंधु कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं मैप में। सिंधु नदी, सिंधु के किनारे कौन कौन से शहर बसे, और क्या सिंधु के अलावा भी बहुत सारी नदियों में शहर थे। तो आपको नदी का मैप भी बनाना होगा कुछ, और कुछ की टैगिंग करनी होगी शहरों के। ये है, एक मैप में आपको दिखाना होगा सिंधु कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए यहाँ महाराष्ट्र में दायमाबाद, दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। बोलेंगे आप नर्मदा नदी के किनारे, सॉरी गोदावरी नदी के किनारे। पुनः बोलेंगे नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक भगत राव, भगत राव। ये सब साइड का नाम बता रहा हूँ, ये सब शहर हैं, कहाँ पे, सिंधु सभ्यता के शहर है। तो सिटी कहाँ से कहाँ तक थी, लास्ट जो दक्षिण पॉइंट था सिंधु सभ्यता का वो था दायमाबाद शहर, महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे। मांदा है ये, श्रीनगर समझ लीजिए, झेलम नदी के किनारे। तो मांदा ये झेलम नदी के किनारे है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर बोलेंगे। और ये आपका मकरान तट है, तो बलूचिस्तान में एक तट है, कोस्टल इलाका, अरब तट के पास मकरान तट। यहाँ है सुतको धोई, सुतको दत्ता। और फिर इसके बाद आपका है पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान में है सोटू घई, काबुल के आसपास है। तो ये पूरा इलाका जो है आपका, ऐसे करके आप बोलेंगे कि मैप में है। अर्थात
जो सिंधु सभ्यता है इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। पाकिस्तान से भी बड़ा वाला इलाका में अलग अलग जगह पे शहर बसे थे। अब हम शहर की बात करेंगे कि शहर कहाँ कहाँ थे। तो देखिए, एक साइड तो मैं आपको बताया शहर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में शहर है। भगतराव गुजरात में है। पूना गुजरात में जो है आपके दो साइड का नाम याद रखिए, रंगपुर और धौलावीरा। एक अन्य है लोथल। ये जो लोथल है बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी के पास, यहाँ पे है लोथल। इसी के पास में है रंगपुर। ये लोथल मिलाइए, रंगपुर ये मिलाइए, धौलावीरा जो है कच्छ के क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में धौलावीरा। गुजरात में सर्वाधिक साइड है सिंधु सभ्यता के। सबसे ज्यादा शहर कहाँ पे हैं बोलेंगे कि गुजरात में है। इसके बाद है आपका पाकिस्तान वाला इलाका। और भारत में कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे उस साइड का नाम रोपड़ पंजाब में, रावी नदी के किनारे। इसके साथ में आप बोलेंगे कालीबंगन। कालीबंगन ये कहाँ पे है बोलेंगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहाँ पे, राजस्थान में। और ये कालीबंगन किस नदी के किनारे है, धगदर नदी के किनारे है। ठीक है। जो रोपड़ है पंजाब में है, रावी नदी के किनारे है। तो दो साइड ऐसे हो गए। फिर एक है आपका हरियाणा में राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये हरियाणा में है। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है बोलेंगे सरस्वती नदी किनारे, जो विलुप्त हो चुकी है। एक और डायग्राम में देख लें। इसमें देखिए, ये सिंधु नदी वाला जो इलाका है, यहाँ पे नाम सुनते होंगे मोहनजोदाड़ो का। मोहनजोदाड़ो पुनः इसी के जस्ट नीचे में सिंधु नदी के लोमनजोदाड़ो। सिंधु नदी के किनारे सबसे छोटा साइड है अल दिनो। एक यूपी में साइड है जो इसका अंतिम जो ईस्ट वाला साइड था यूपी में, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे, यूपी में। तो अल नीनो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो लाहौर के आसपास है, रावी नदी के किनारे, ये पाकिस्तान के साइड है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोहमनजोदड़ो, अल नीनो और आलमगीरपुर यूपी में है। तो पूरा साइड इस तरीके से मैप करके बता दीजिए। 16 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका, सारे शहरी सभ्यता है। सवाल है सिंधु नदी को लेके, सॉरी सिंधु सभ्यता को लेके कि क्या सभी विद्वान एकमत है इसके धार्मिक विचारधारा को लेके, मिच्योरिटी परेड को लेके, कैसे उत्पत्ति हुई, राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, इंटरनेशनल ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड कैसे थे, इसका पतन कैसे था। तो इसमें क्या है, बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। उत्पत्ति को लेके, कालखंड को लेके, राजनीतिक व्यवस्था को लेके कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम था। लेकिन बहुत सारे चीजों में विद्वानों में एकता है। तो एक बार हम लोग इसका देखेंगे, उत्पत्ति हिंदू सभ्यता की कब से कब तक का काल था। सिंधु सभ्यता का काल जानने के लिए विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग टाइम पीरियड बताया। अंत में सहमत हुए कि सिंधु सभ्यता का पीरियड जो है, अवधि कब से कब तक का पीरियड है इसका, बोलेंगे 2500 से 1500 बीसी, ईसा पूर्व का पीरियड जो है आपका। ये परिपक्व हड़प्पा अर्थात मेच्योर हड़प्पा सिंधु सभ्यता का समय था। जो हड़प्पा है इसके अलग अलग चरण है। मैंने इससे पहले जो आपको पूरा डिटेल से बताया, इसको चरण बाई चरण में ट्रांजिशन हुआ है। कैसे, जैसे पूर्व हड़प्पा,
प्रारंभिक हड़प्पा, इसके बाद परिपक्व परिपक्व हड़प्पा और परिवर्तित हड़प्पा। इसके बाद है परिवर्तित हड़प्पा। तो हम क्या है बात किसका कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परिपक्व हड़प्पा, अर्थात अवधि क्या है इसकी 2500 से 1500 बीसी का। ये दोनों तो ट्रांजिशन पीरियड से गुजरे हैं। कैसे गुजरे थे तो मैं बताया था आपको, धीरे धीरे आगे बढ़े थे। जो मेहरगढ़ थी, ठीक है, ये आगे बढ़ा, फिर एक नया फिर से गांव बस गया, उस गांव का नाम क्या दिया गया, गुमला, दूसरा गांव बस गया। फिर इसके बाद छोटा सा और एक गांव कस्बा का नाम था सरायखोला, सरायखोला। फिर एक और बसा जलीलपुर। तो इस प्रकार से मेहरगढ़ एक शहर हो गया, छोटा सा कस्बा मान लीजिए, फिर गुमला छोटा सा शहर, सरायखोला, जलीलपुर, ये दोनों इस पीरियड में आ रहे हैं। आगे जो परिपक्व हड़प्पा का बात कर रहे हैं, इसकी अवधि है 2500 से 1500। बाद में परिवर्तित हड़प्पा, अर्थात धीरे धीरे हड़प्पा का पतन हो गया। तो उस समय जो एक मैप है छोटा सा देखिए इंडिया का, अगर ये मैप है तो अगर हड़प्पा ये था तो इसके बाहर भारत में कौन सी सभ्यता चल रही थी, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सिर्फ हड़प्पा सभ्यता ही थी भारत में उस समय, और कोई सभ्यता नहीं थी? तो हम बोलेंगे उस समय हड़प्पा के पैरेलल में ताम पाषाण काल चल रहा था। ताम पाषाण काल, अर्थात जो हड़प्पा थी, ये हड़प्पा वाला क्षेत्र 16 लाख वर्ग किलोमीटर का, इसके बाहर जो शेष इंडिया है उसमें क्या चल रहा है, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत साइड ताम पाषाण कालीन चल रहा है। अर्थात यहाँ पे ताम पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा जैसे लक्षण को रखे हुए थे। धीरे धीरे गांव बसे थे, तांबे का प्रयोग हो रहा था, मिश्र धातु का प्रयोग हो रहा था। इतनी मिच्योरिटी नहीं आई थी कहाँ पे, ताम पाषाण काल में। इतने मैच्योरिटी तो बोलेंगे कि हड़प्पा की जितना मैच्योरिटी परिपक्व नहीं थे, अर्थात ये वाला पीरियड नहीं था।